नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन का अगला अध्याय। यह बात तो कई साल पहले कलकत्ता में ही प्रकट हो गई थी कि सरोजनी की माँ का ही आग्रह इस विषय में सबसे ज़्यादा था, किंतु सबकी अपेक्षा ज़्यादा व्याकुलता और आग्रह होने के कारण ही शायद उनके मन में एक संशय भी था कि क्या जाने कहीं उनकी शिक्षिताभिमानी कन्या चिर दिनों के समाज और संस्कार को तोड़कर सतीश को ग्रहण करने के लिए तैयार होगी या नहीं। इस समय वह पिता के पास अपने मायके शांतिपुर गई हुई थी। लौटते ही वह बात पक्की कर लेंगी। जाते समय जगत तारिणी ऐसा इशारा कर गई थी। सवेरे के समय सतीश बेले के ऊपर नए तार चढ़ा रहा था कि बिहारी के साथ कोई भले आदमी उपस्थित हुए। यह ज्योतिष बाबू के घर के व्यवस्थापक थे। जगत तारिणी के साथ शांतिपुर गए थे और उन्हीं के साथ लौट आए हैं। उन्होंने नमस्कार करके बताया, माँ ने आपको आज वहीं भोजन करने के लिए आमंत्रित किया है। खबर सुनकर सतीश की छाती का रक्त नाच उठा। पूछा, वह कब लौट आई? उस सज्जन ने कहा, आज 3 दिन हुए। प्रायः 6-7 दिन हो गए सतीश उधर गया नहीं। उनके बीच का संबंध अत्यंत स्पष्ट हो जाने के बाद से ज्योतिष बाबू के घर जाने में उसे लाज आने लगी थी। बोला, अच्छा, माँ से कह दीजिएगा मैं 10 और 11 के बीच हाजिर हो जाऊंगा। जो आज्ञा कहकर वह सज्जन नमस्कार करके चले गए। सतीश को निमंत्रित करने के लिए भेजकर भी जगत तारिणी भोजन का कोई उद्योग किए बिना ही निश्चिंत बैठी थी, क्योंकि उनकी धारणा थी कि सतीश से पहले नहीं आएगा। अब उन सज्जन के मुंह से सूचना पाकर वह परेशान हो गई और खींच उठी। आज थी एकादशी। उनको अपने लिए तो किसी प्रकार का प्रयोजन आवश्यक नहीं था, और जिस विधवा ब्राह्मण कन्या के द्वारा उनके यहाँ रसोई बनाने का कामकाज होता था, वह भी 2-3 दिन से मलेरिया ज्वर से पीड़ित हो अपने गांव में खाट पर पड़ी हुई थी। उन्होंने खींचकर व्यवस्थापक महोदय सरकार से कहा, तुमने इस समय भोजन करने को क्यों कहा? क्या तुम्हें जरा भी अकल नहीं है? सरकार ने डरते डरते कहा, मैंने तो कहा नहीं। उन्होंने स्वयं इस समय आने की बात कही है। तब जगत तारिणी ने नाराज होकर हुक्म दिया, तब तुम ही जाओ बेटा, अच्छी मछली वछली जहाँ मिले लेकर जल्दी आओ। आज सुबह से ही उनका मन बिगड़ गया था, और उसका एक कारण भी था। सतीश को निमंत्रित करने के लिए भेजने के बाद उन्हें खबर मिली थी कि कल रात एकाएक शशांक मोहन फिर से आ गए हैं। इस आदमी में जो उत्कट साहबीपन था, उसके कारण वह उन्हें बिल्कुल ही नहीं भाता था। विशेषतः जब से उन्होंने सुना था कि वह सरोजनी से विवाह का उम्मीदवार है, तब से तो वह उनकी आंखों में कांटे सा चुभता था। जब लगभग 20 दिन पहले किसी बहाने वह कलकत्ता से यहाँ आया था, तभी जगत तारिणी ने एक तरह से उसे स्पष्ट बता दिया था कि उनकी कन्या के साथ उसका विवाह असंभव है। तब भी वह बेहया बिना कुछ कहे सुने फिर आ गया है। यह सुनकर ही उनका चित्त संशय से कंटकित हो गया था। अगर यह बात कुछ पहले मालूम हो गई होती तो संभव था वह आज सतीश को निमंत्रित ना करती। क्यों यह खबर यथा समय उन्हें नहीं बताई गई, इसके लिए वह ज्योतिष से लेकर बैरे तक सभी के ऊपर खिसिया रही थी। सरोजनी बाहर के बैठक खाने से निकल माँ की आंख बचा किसी तरह ऊपर जा रही थी। उसे भी शशांक मोहन के आने का पता न था, किंतु जगत तारिणी घूमकर खड़ी हो गई और उसे चुपचाप कुछ देर तक देखकर क्रोध के स्वर में बोली, घूमना हो गया ना, अब जूता मोजा कुछ देर के लिए निकाल दे बेटी। सतीश आज यहाँ भोजन करने आएगा। मैं खुद ना पकाऊंगी
तो तुम लोगों के इस क्रिस्तानी घर में वह जल स्पर्श भी न करेगा। जाओ, घाघरा वागरा उतार कर मेरे रसोई घर में आओ। बूढ़ी माँ की ज़रा सहायता करने पर तुम्हारे यीशु ख्रीष्ट गुस्सा ना होंगे। जाओ। गुस्सा होने पर माँ कैसी आग हो जाती है और सच झूठ को बिना विचारे ही किस तरह लांघ जाती है, तथा जो मुंह में आता है वही बकने लगती है। यह बात किसी से भी छिपी न थी। सरोजनी ने कुंठित होकर कहा, मैं अभी आई माँ। किंतु माँ का गुस्सा इससे ज़रा भी शांत नहीं हुआ। बोली, आकर ही तू क्या निहाल कर देगी? 17-18 वर्ष की ढूंढ हो गई, आज तक एक मुट्ठी चावल पकाना भी नहीं सीख पाई। मैं भी गरीब घर की बेटी नहीं थी, किंतु उसी उम्र में गृहस्थी चलाती थी। यदि वह ब्राह्मण कन्या रसोईदारिन आज चली जाए तो हमें खाए बिना सूख कर मरना होगा। जिस गृहस्थी में धर्म कर्म नहीं है, उस घर में पेट में लड़की का आना ही व्यर्थ है। इस कठोर मंतव्य को अत्यंत कठोरता के साथ व्यक्त करके जगत तारिणी मुँह लटकाकर स्वयं रसोई घर में चली गई। सतीश कलकत्ता से भाग आकर अज्ञातवास कर रहा था। सरोजनी ने ही उसकी खोज की है, इसे ज्योतिष ने बातचीत में माँ को बताया। अपनी कन्या की दुर्घटना का विवरण सुनकर उन्होंने सतीश के सिर पर हाथ रखकर उसे असंख्य आशीर्वाद दिए और उसी के बहाने अंग्रेज़ी सीखकर अंग्रेज़ों की नकल करने वाले को खूब गाली देकर कहा, बेटा सतीश, तुमने इस कन्या की रक्षा की है, यह बात वे कभी ना भूलें। किंतु जंगल में अकेले रहने की क्या ज़रूरत है सतीश? तुम इसी घर के लड़के हो। जब तक हम लोग यहाँ रह रहे हैं तब तक तुम इसी मकान में आकर क्यों नहीं रहते? सतीश ने हंसकर कहा, मैं अच्छी तरह हूँ माँ, मुझे वहाँ कोई कष्ट नहीं है। जगत तारिणी ने कहा, कष्ट के लिए नहीं बेटा, अकेले रहने में बहुतेरी विपदाएं हैं। इस घर में कितने ही कमरे खाली पड़े हुए हैं, तुम चले आओ। जलवायु तो जैसी वहाँ है वैसी ही यहाँ भी है। सरोजनी ने कहा, ऐसा करने पर उनकी जाति न चली जाएगी माँ? जगत तारिणी उस समय भी भीतरी बातें नहीं जानती थी। मन ही मन बड़ी विरक्त होकर बोली, तू तो अच्छी लड़की है सरो। क्यों, हम क्या है कि हमारे यहाँ आदमी की जाति चली जाएगी? नहीं बेटा सतीश, तुम उसकी बात पर विश्वास न करो। यदि ऐसा होता तो उपेन अपनी बहू को लेकर हम लोगों के घर इतने दिन कैसे रह जाते? उनकी जाति तो गई नहीं। मैं कह देती हूँ कि तू व्यर्थ ही उसे डर ना दिखा। सरोजनी मुंह फिराकर हंसने लगी। सतीश ने कहा, नहीं माँ, जाति क्यों जाएगी? मैं तो प्रायः प्रतिदिन ही आता हूँ। रात का खाना पीना भी तो मेरा यही होता है। सुनकर जगत तारिणी पुलकित हो कहने लगी, ऐसे ही आते रहो बेटा, मैं कितने दिन के लिए हूँ, मेरे ही पास तुम्हें रोज़ खाने के लिए आना पड़ेगा। इतना कहकर वह तुरंत भोजन की व्यवस्था करने अन्यत्र चली गई। अब सरोजनी ने कहा, आपने मुझे गाना सिखाने के लिए कहा था ना? सतीश ने कहा, मैं तो प्रायः रोज़ ही आता हूँ, सीख सकती हैं। सरोजनी बोली, आपके आते ही तो कितने भद्रजन आपका गाना सुनने के लिए आ जाते हैं, क्या उनके बीच बैठकर सीखा जा सकता है? सतीश ने हंसकर कहा, नो एडमिशन कहकर फाटक पर दरबान को क्यों नहीं बिठा देती? सरोजनी ने कहा, उसकी अपेक्षा तो जो माँ ने कहा है वही कीजिए ना, इस जंगल के बीच और पड़े ना रहिए। किंतु जंगल में रहने का प्रयोजन और चाहे जिसे बताया जाए, सरोजनी को बताना व्यर्थ है, इसलिए सतीश चुप रहा। सरोजनी ने फिर से कहा, अच्छा, दादा ने जो कहा है कि 5-6 दिन बाद कलकत्ता जाएंगे, तब भला हम लोगों की देखभाल कौन करेगा? सतीश ने पूछा, कितने दिनों के लिए जाएंगे? सरोजनी ने कहा, अंततः 7-8 दिन तो उन्हें वहाँ रहना ही होगा। सतीश ने कहा, ऐसा होने पर वह स्वयं ही व्यवस्था कर जाएंगे, फिर यहाँ डर ही किस बात का है? आप लोग तो हम लोगों के हिंदू घरों की स्त्रियों की तरह असूर्यम पश्या नहीं है कि घर में किसी मर्द के ना रहने से ही कठिनाई में पड़ जाएंगी, बल्कि आप ही सब कितने पुरुषों।
सरोजनी का मुंह क्षण भर के लिए लाल हो उठा। वह बोली, हम लोग क्या करती हैं सुनूं तो भला? पुरुष के कान काट लेती हैं? नहीं, हिंदू घर की स्त्रियां नहीं हैं हम। सतीश ने अप्रतिभ हो तुरंत बात को संभाल लेने के लिए मुंह उठाते ही देखा कि सामने से ही शशांक मोहन बैरिस्टर को लिए हुए ज्योतिष कमरे में आ रहे हैं। और दिनों की तरह आज भी ज्योतिष ने स्टेशन घूमने जाकर देखा कि बैरिस्टर साहब फर्स्ट क्लास के डिब्बे से उतर रहे हैं। कमरे में प्रवेश करते ही शशांक मोहन ने सरोजनी की ओर तेजी से बढ़ाकर हाथ मिलाया और कुशल प्रश्न करने के बाद अपने अकस्मात आगमन की कैफियत देते हुए कहा कि न जाने क्यों कलकत्ता मुझे असह्य लगा, और कैसे कुछ भी सोचे बिना स्टेशन आकर उन्होंने देवघर का प्रथम श्रेणी का टिकट ले लिया तथा गाड़ी में बैठ गए। यह सब खुद उन्हें ही नहीं मालूम। इसके बाद खुद ही एक कुर्सी लेकर बैठ गए और बैरिस्टर साहब अनर्गल बकने लगे, किंतु सरोजनी के फीके मुंह से दो एक साधारण बातें छोड़कर और कुछ भी बाहर नहीं निकला। 10 मिनट बाद सतीश को उठकर जाते देख उसकी दृष्टि अपनी ओर आकृष्ट करने के उद्देश्य से विस्मय प्रकट करते सरोजनी से बोले, इन्हें कहाँ देखा है, याद नहीं आती। सरोजनी का पीला मुख प्रदीप्त हो उठा। उसने संक्षेप में कहा, कह नहीं सकती कहाँ देखा होगा। थोड़ी देर बाद जब जगत तारिणी ने भोजन लगाकर सतीश को बुलाने के लिए भेजा, तब मालूम हुआ कि सतीश किसी से कुछ कहे बिना चला गया है। इसके बाद 3 दिन तक सतीश को फिर न देख पाकर जगत तारिणी अंदर ही अंदर क्रुद्ध और उद्विग्न हो उठी। लड़के को एकांत में बुलाकर कठोरतापूर्वक पूछा, वह आदमी कितने दिन यहाँ रहेगा ज्योतिष? मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि तुम उसे स्पष्ट बता दो कि उसके यहाँ रहने की अब ज़रूरत नहीं है। कहा नहीं जा सकता कि ज्योतिष ने माँ की आज्ञा का पालन किस प्रकार किया, किंतु जाने के पहले शशांक मोहन को संशय रहित रूप से मालूम हो गया कि जिसके लिए उन्होंने आशा लगा रखी थी, उसकी आशा अब ज़रा भी नहीं रही। उसे यह जानने को भी नहीं रह गया कि वह भाग्यवान पात्र सतीश ही है। सहसा भाई की बीमारी का तार पाकर जगत तारिणी को जल्दी में शांतिपुर जाना पड़ा। इसलिए सतीश के सामने प्रस्ताव रखने का सुयोग ही उन्हें नहीं मिला था। आज उसे अच्छी तरह खिलाकर बातचीत करूंगी, मन ही मन यह संकल्प करके सवेरे ही उठकर सरकार को निमंत्रण देने के लिए भेजा था। इसी बीच यह अमानवीय घटना घट गई, जिसका आगमन सबसे अधिक अप्रीतकर था। अचानक वही शशांक मोहन सुबह की ट्रेन से आ गया है। यह जानकर जगत तारिणी की खींच की सीमा नहीं रही। उसके बाद सारा दिन बीत गया, किंतु सतीश के दर्शन नहीं हुए। न आने का कारण भी कोई बता नहीं गया। सारे दिन भागने दौड़ने के बाद जगत तारिणी ने संध्या के बाद ज्योतिष को पुकार कर कहा, उसे ज़रूर कुछ हो गया है, किसी को खबर लेने के लिए उसे भेज क्यों नहीं दिया? ज्योतिष ने बहानेबाजी के साथ जवाब दिया, भला उतनी दूर किसे भेजा जाता? जगत तारिणी ने आश्चर्यपूर्वक कहा, क्यों, दरबान क्या एक बार नहीं जा सकता था? ज़रूरत क्या है माँ? तू कह क्या रहा है ज्योतिष? वह बीमार सीमार पड़ गया या न जाने क्या हुआ, क्या एक बार उसकी खबर लेना ज़रूरी नहीं है? क्यों ज़रूरी है? वह हमारा आत्मीय भी नहीं है, मित्र भी नहीं है। उसके लिए चिंता कर मरने का मैं तो कोई कारण ही नहीं देखता। इतना कहकर ज्योतिष बाहर चला गया। सतीश के विषय में लड़के के मुंह से यह जवाब सुनकर जगत तारिणी हतबुद्धि हो गई। धीरे धीरे ऊपर जाकर अपने पलंग पर पड़ गई और सरोजनी को पास बुलाकर जो उसके मुंह की ओर देखा तो जगत तारिणी और भी भयभीत हो गई। कुछ देर चुप रहकर बोली, सरो, जानती है कि सतीश क्यों नहीं आया? सरोजनी ने कहा, नहीं। कन्या का यह अत्यंत संक्षिप्त उत्तर सुनकर जगत तारिणी उठकर बैठ गई और बोली, नहीं,
यदि नहीं जानती तो आदमी भेजकर पता लगाने में क्या बाधा है? क्या यह भी हमें कहने की ज़रूरत थी? सरोजनी ने मृदु स्वर में कहा। भैया ने कहा कि आदमी भेजने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं? यह भी तो उससे पूछना चाहिए था। जाओ, अब भी दरबान को भेज दो कि उसकी खबर ले आए। वह नहीं माँ, भैया ने उसे उपेन बाबू को तार करने के लिए भेज दिया है। उपेन बाबू को? अचानक उसे तार क्यों दिया जा रहा है? मैं सब बात जानती नहीं माँ, तुम भैया से ही पूछो। इतना कहकर सरोजनी माँ के प्रति उपेक्षा सी प्रदर्शित करके चली गई। इस बार जगत तारिणी के मन में एकाएक आया कि जान पड़ता है इस बीच निश्चित रूप से सतीश को मना कर दिया गया है। उसका कारण कोई उन्हें बताना नहीं चाहता, किंतु इसमें संदेह नहीं कि वह गंभीर ही होगा। उन्हें इस बात में भी संशय नहीं रह गया कि इसी षड्यंत्र के कारण शशांक मोहन फिर यहाँ आया था। किंतु कारण चाहे जितना भी भयानक हो, खुद उनके यहाँ रहते हुए लड़के लड़की ने उनकी अनुमति लिए बिना ही सतीश को मना कर दिया। इसका ख्याल आते ही उनका मन क्रोध से भर उठा। उन्होंने तुरंत एलोकेशी को भेजकर ज्योतिष को बुलवाया और उससे पूछा, तूने सतीश को इस घर में आने से मना कर दिया है? ज्योतिष ने आश्चर्यान्वित होकर कहा, नहीं, यह तुमसे किसने कहा? उपेन को तुमने सतीश की बात के विषय में तार दिया है? हाँ। सतीश ने क्या किया है? ज्योतिष कुछ देर चुप रहकर बोला, जो किया है वह यदि सत्य है तो उसके साथ अब हमारा कोई संबंध नहीं रह सकता। यह खबर तुझे किसने दी? शशांक मोहन ने। दुष्ट आदमी है, उसकी बात का मैं तिल भर विश्वास नहीं करती। ज्योतिष ने कहा, मैं तो विश्वास करता हूँ, किंतु यदि उसका आधा भी सत्य हो तो भी मैं कहता हूँ माँ, सतीश की छाया से हम लोगों को घृणा करना उचित है। लड़के के उत्तप्त कंठ स्वर से जगत तारिणी नरम होकर बोली, ठीक ही तो है, मुझे साफ साफ बताना बेटा कि क्या हुआ है। सतीश ने कुछ चोरी डकैती तो की नहीं, खून करके भागा भी नहीं है कि उसकी छाया छूने में भी तुम लोगों को घृणा हो। मर्द बच्चा है, मन की भूल से यदि कुछ दोष घाट कर ही दिया हो, और ऐसा कितने ही लोग करते हैं, तो वह कितनी देर पकड़े रहेगा? ज्योतिष ने सिर हिलाकर कहा, नहीं माँ, वह सब अपराध माफ नहीं किया जाता। अंततः सरोजनी न कर पाएगी, यह मैं तुम्हें निश्चित रूप से बताए देता हूँ। जगत तारिणी ने जरा चिंतित होकर पूछा, पहले यह तो बताओ कि अपराध है क्या? कल सुन लेना माँ, उपेन की चिट्ठी न पाने तक इस आलोचना की ज़रूरत नहीं, कहकर ज्योतिष दूसरे अनुरोध के पहले ही कमरे के बाहर चला गया। दूसरे दिन 3 बजे का समय होगा कि फाटक पर साइकिल खड़ी करके सतीश ने बाहर वाली बैठक में प्रवेश किया। उसका मुंह सूखा हुआ था, बाल उलझे और रूखे हैं। उपस्थित सभी की दृष्टि उसकी ओर आकर्षित हो गई। सरोजनी ने मुंह उठाकर देखा, किंतु बोली नहीं। ज्योतिष ने पूछा, आपकी तबीयत कुछ खराब हो गई क्या सतीश बाबू? सतीश ने ज़रा हंसने की चेष्टा करते हुए कहा, नहीं। सतीश को यह देखकर मन ही मन विस्मय हुआ कि किसी ने और कोई बात नहीं की। वह तो यह सोचता हुआ आ रहा था कि आज पहुंचते ही उलाहनों की सीमा नहीं रहेगी। इसलिए उसने अंदर की ओर अग्रसर होते हुए स्वयं कहा, कल के अपराध के लिए पहले माँ के पास से माफ़ी मांगाऊं, उसके बाद ही दूसरा कोई काम होगा। शशांक इतनी देर तक तीव्र दृष्टि से सतीश की ओर देख रहा था। उसी ने बात कही, बोला, माँ इस समय सो रही हैं, उन्हें जगाकर माफ़ी मांगने की इतनी जल्दी क्या है? ज़रा बैठिए, आपके साथ कुछ चर्चा करनी है। उसकी बात के ढंग से सतीश चकित होकर बोला, मेरे साथ चर्चा? शशांक ने सामने के टेबल पर एक मुक्का मारते हुए कहा, जी हाँ, मेरा तो बचपन से ही यह स्वभाव रहा है
कि जिसे प्रेम करता हूँ उसके बारे में किसी प्रकार आंख बंद करके उदासीन नहीं रह सकता। इसलिए पिछले दिन सुनकर मन ही मन कहा कि यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। सतीश बाबू के इस निर्जन वास की कुछ खबर लेना उचित है। शायद आप क्रोध करेंगे सतीश बाबू, किंतु मैं भी तो अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकता। क्या कहते हैं ज्योतिष बाबू? ज्योतिष चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। सतीश भी चुप होकर ताकता रहा। सब सुनने वालों की एकत्र चुप्पी के बीच शशांक की उत्तेजना का वेग कम हो गया। वह अपेक्षाकृत संयत स्वर में बोला, ज्योतिष मेरे परम मित्र हैं, इसलिए आपसे कुछ सवाल करने का मुझे अधिकार है। आप तो जानते ही हैं। बात के बीच में ही सिर हिलाकर सतीश बोला, मैं मित्रता की बात कुछ नहीं जानता, किंतु सुनूं तो कि आपके प्रश्न क्या हैं? शशांक थूक घोटकर बोला, मैं जानना चाहता हूं कि आप यहां आकर क्यों ठहरे हुए हैं। सतीश ने कहा, मेरी इच्छा। आपका दूसरा प्रश्न? शशांक धक्का खाकर ज्योतिष को सुनाकर कहने लगा, सतीश बाबू के कलकत्ता के डेरे को खोज निकालने में हमें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा है। यह राखाल बाबू को पहचानते ही होंगे, उन्होंने कहा। सतीश की दोनों आंखें जल उठी। बोला, चूल्हे में जाए राखाल बाबू, आप अपनी बात कहिए। इस बार ज्योतिष ने मुंह उठाकर कहा, सतीश बाबू, शशांक मेरे ही अनुरोध पर आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, न हो, मैं ही प्रश्न करता हूँ। सावित्री कौन है और आपके साथ उसका क्या संबंध है? सतीश क्षण भर चुप देखता रहा, फिर कहा, सावित्री कौन है यह मैं नहीं जानता ज्योतिष बाबू, किंतु उसके साथ मेरा क्या संबंध है इसका उत्तर देने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। क्यों? क्योंकि बताने पर भी आप लोग उसे समझ ना पाएंगे। किंतु चाहे जैसे हो, हम लोगों के लिए उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसे लाकर कहाँ रखा है यह बता देने पर शायद हम समझ सकें। सतीश ने ज्योतिष के मुंह पर अपनी जलती हुई आंखें गड़ाकर शांत कंठ से कहा, देखिए ज्योतिष बाबू, मैंने कभी गले पड़कर आप लोगों के साथ घनिष्ठता बढ़ाने की चेष्टा नहीं की, इसलिए प्रश्नोत्तर के बहाने अप्रिय बातें करने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। मैं समझता रहा हूँ कि क्या हुआ है, इसलिए आप लोगों के लिए जितना जानने की ज़रूरत है मैं खुद ही बताता हूँ। मैं नहीं जानता कि सावित्री कहाँ गई है, क्यों, किस लिए। यह सब पूर्णतः अनावश्यक है। तब भी इतनी बात बिल्कुल सत्य है कि सावित्री जो भी हो, यदि अपनी इच्छा से वह मुझे छोड़कर न चली जाती तो मैं जब तक जीता रहता उसे सिर आंखों पर रखता। यह बात केवल आप लोगों के सामने ही नहीं, सारे संसार के सामने भी स्वीकार करने में मुझे शर्म नहीं है। आशा करता हूँ इसके बाद आपकी और कोई जिज्ञासा नहीं होगी। हो भी तो मैं जवाब न दे सकूँगा। सतीश के इस स्पष्ट और अतिशय संक्षिप्त उत्तर से सभी अपनी दोनों आंखें निकाले पत्थर की मूर्ति के समान बैठे रहे। सरोजनी के मुंह पर ही उनकी वह अमानुषिक हृदयहीन स्पर्धा उनकी असीम निर्लज्जता को भी बहुत पीछे छोड़ गई। बहुत देर तक स्तंभित की भांति बैठे रहने के बाद ज्योतिष ने बड़ी चेष्टा से अपने को सचेतन किया और सिर हिलाकर कहा, नहीं, आपसे हमें और कुछ पूछना नहीं है। जो बचा था वह उपेन के जवाब से पूरा हो गया। यह देखिए, कहकर उसने तार का कागज़ सामने फेंक दिया। उपेंद्र का तार है? क्या है, देखूं? कहकर सतीश ने व्यग्र हाथ से तार का कागज़ उठा लिया, खोलकर धीरे धीरे पढ़ने के बाद लौटा दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद एक निश्वास फेंककर कहा, सब सत्य है। मेरे उपेंद्र दादा कभी झूठ नहीं बोलते। सचमुच मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। सचमुच मेरे साथ किसी को संपर्क रखना उचित नहीं है। लगता है मैं स्वयं ही अपने मन में इसकी टोह पाकर
एक दिन जंगल में भाग आया था। कहते कहते उसका कंठ स्वर मानो किसी मंत्र के बल से जल के भार से दबे हुए की भांति गदगद हो गया। किंतु किसी ने कोई बात नहीं कही और सतीश खुद भी स्तब्ध होकर बैठ रहा। दूसरे ही क्षण कलेजा चीरने वाली एक सांस के साथ उसके मन में आया कि एक बहुत बड़ी जटिल समस्या का आज अद्भुत समाधान हो गया। कल सुबह ही जगत तारिणी का निमंत्रण पाकर न जाने कितनी ही चिंताएं मन में उदय हो आई थीं। यह सच है कि सरोजनी का हृदय पाने की आकांक्षा कब अचानक उसके हृदय में पहली बार जगी थी, इसका उसे स्मरण नहीं है, किंतु एकांत हृदय के अंदर उसकी इच्छा तो थी ही। ना होती तो ऐसा होता ही कैसे? किस सागर को मथ कर यह अमृत निकाला था। सावित्री को खोने के बाद से उसने इस सत्य का दर्शन कर लिया था कि युवती रमणी का मन पाना एक बात है और उसे काम में ले आना, उसका उपयोग कर लेना एक बिल्कुल दूसरी बात है। किंतु आज अब कुछ भी भय नहीं रह गया। एक ही दिन में अचिंतनीय उपाय से सब गांठें खुल गईं, समस्त दुश्चिंताएं दूर हो गईं। वह बच गया। यह सब बातें अपने ही मन में कहकर उसने चौंक कर मुंह उठाया और देखा कि सब लोग इसी तरह सिर झुकाए बैठे हुए हैं। उसने सरोजनी के मुंह की ओर ताक कर देखा, किंतु प्रायः कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। तब उसे ही संबोधन करके कहा, आपने मेरे पुराने बासे में खुद ही जाकर एक दिन जिसका कपड़ा सूखते वहाँ देखा था, उसी का नाम है सावित्री। मैंने सोचा था कि एक दिन स्वयं ही सारी कहानी आपको बता दूंगा, किंतु कभी वह अवसर नहीं मिला। शायद वह साहस भी मुझ में नहीं था। कहकर उठ खड़ा हुआ और बोला, ज्योतिष बाबू, दोष मेरा है। मुझे रोज़ ही इसकी आहट मिलती थी, इसीलिए मेरे मन में आनंद नहीं था। फिर कुछ देर चुप रहकर बोला, किंतु मैंने किसी विषय में किसी को धोखा नहीं दिया, ठगा नहीं। वह सब मैं जानता ही नहीं, फिर भी कहने को मेरे पास कुछ नहीं है। ज्योतिष मुख उठाकर न जाने क्या कहना चाहता था, किंतु उसके कंठ से स्वर ही नहीं निकला। लगता है सतीश ने स्वयं भी एक कठोर बाष्पोच्छ्वास को दबा दिया। बोला, मैं चलता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है, मेरी बातों की आलोचना करके आप लोग अपना मन खराब ना करें। मैं कभी किसी बहाने भी आप लोगों के सामने ना आऊँगा। आप लोग मुझे भूल जाएं। इतना कह धीरे धीरे बाहर निकल गया। ज्योतिषी ने बगल में ताककर भयपूर्वक देखा कि सरोजनी का सिर अचानक उसके घुटनों पर झुक गया है। अरे अरे सरो, कहकर चीत्कार कर उठे कि सरोजनी की शिथिल मुट्ठी कुर्सी के हत्थे से हट गई और वह नीचे कारपेट पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। अभिमान और अपमान के क्रोध से ज्योतिष की बुद्धि इस तरह आच्छन्न हो गई थी कि सतीश की विदाई की यह घटना जब सरोजनी के सामने ही हो रही है तो उसे क्या आघात लगेगा, इसका ख्याल ही उसे नहीं हुआ। दूसरे दिन दोपहर का खाना पीना निपट जाने के बाद सरोजनी अपने ऊपर के सोने के कमरे में खुली खिड़की के सामने एक कुर्सी पर बैठी रास्ते की ओर देख रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा कि कुछ दूर पर बोझा ढोने वाली एक बैलगाड़ी के पीछे पीछे जो आदमी सिर पर छाता ताने धीरे धीरे चल रहे हैं, उनमें एक बिहारी है। सरोजनी सतर्क होकर खड़ी हो गई। गाड़ी जब धीरे धीरे उसकी खिड़की के सामने आई तो उनमें से एक आदमी ने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। तब स्पष्ट ही मालूम हो गया कि वह बिहारी है। सरोजनी ने हाथ के इशारे से उसे बुलाया। बिहारी अपने साथी को आगे चलने के लिए कह छाता मोड़ खिड़की से नीचे आ खड़ा हुआ। सरोजनी ने कहा, घुसते ही बाएं हाथ सीढ़ी है, ऊपर आओ। उस समय घर के सब लोग दिन की नींद ले रहे थे। बिहारी शीघ्र ही सीढ़ी से सरोजनी के ऊपर के कमरे में जा पहुंचा।
बिना पूछे ही उसने समझ लिया था कि सतीश यहाँ का डेरा छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। सरोजनी ने स्निग्ध दृष्टि से इस ग्रामवासी धर्म भीरू बूढ़े की ओर देखा और स्नेहपूर्ण हंसी हंसकर बोली, यह तो जानती हूँ बिहारी कि तुम कभी झूठ बोलते नहीं, किंतु मैं जो कुछ पूछूंगी उसे तुम किसी से कह ना सकोगे, अपने मालिक से भी नहीं। बिहारी ने कहा, मुझे किसी से कहने की ज़रूरत ही क्या है दीदी रानी। सरोजनी ने कुछ देर मौन रहने के बाद असली कथा छेड़ी। पूछा, अच्छा सावित्री है कौन बिहारी? बिहारी सरोजनी के मुंह की ओर देखकर बोला, मेरी सावित्री माँ की बात पूछती हो दीदी रानी। मैं जानता नहीं कि मेरी वह माँ किसके शाप से पृथ्वी पर जन्म लेकर इतना दुख उठा रही है। आहा, माँ क्या है, लक्ष्मी की प्रतिमा है। सरोजनी ने धीरे धीरे प्रश्न किया, वह इस समय कहाँ है बिहारी? बिहारी ने सिर हिलाकर कहा, ठीक से तो नहीं जानता, किंतु फिर भी जानता हूँ, किंतु उसे कहने की माँ ने मनाही कर रखी है दीदी रानी, इसलिए मैं कह न सकूँगा। सरोजनी ने कहा, मना क्यों कर रखा है? कुछ देर तक चुप रहकर बोला, तुम्हें बता सकता हूँ दीदी रानी, यदि तुम मेरे बाबू से न कहो। सरोजनी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। बिहारी जानता है किंतु सतीश नहीं जानते, और उन्हें ही पता न चलने का विशेष रूप से सावित्री ने निषेध कर रखा है। इसका क्या कारण हो सकता है, वह सोच नहीं पाई। बोली, नहीं बिहारी, मैं किसी से नहीं कहूँगी, तुम कहो। बिहारी 2 मिनट तक बिल्कुल निस्तब्ध रहा। लगता था सोच रहा है कि इससे असत्य का पाप उसे लगेगा या नहीं। फिर धीरे धीरे एकाएक करके सारा इतिहास खोलकर सुनाने लगा। सावित्री सतीश को प्राणों से भी ज़्यादा चाहती थी, और इसीलिए राखाल बाबू ने अपनी आग में जलते हुए झगड़ा करके बाबू को बासे से चले जाने के लिए बाध्य कर दिया। सतीश बाबू बीच बीच में शराब भी पीते थे, इत्यादि कोई बात उसने छिपाई नहीं। सरोजनी मंत्रमुग्ध की तरह बैठी सब कुछ सुनती रही। लगता है ऐसे एकाग्र चित्त से, इतने मनोयोग के साथ किसी ने कभी किसी की बात न सुनी होगी। जिस राखाल बाबू से शशांक मोहन ने सूचना का संग्रह किया था, देवयोग से उस आदमी का इतिहास भी आज सरोजनी को मालूम हो गया। सावित्री का घर कहाँ या उसके मायके या ससुराल का क्या परिचय है, यह सब पता न दे सकने पर भी बिहारी ने बार बार यह बात बताई कि वह ब्राह्मण कन्या है, विधवा है, सुरूपा है, लिखना पढ़ना जानती है, केवल भाग्य की विडंबना से दासी का काम करने आई थी। उसने बताया कि इतना प्यार करने पर भी बाबू माँ से शेरनी की तरह डरते थे दीदी रानी। शराब पीकर बासे में आने तक का उनमें साहस न था। बिपिन बाबू नाम का बाबू का एक बदजात मित्र था, उसके साथ मिलकर बाबू गाना बजाना करते और एक बुरी जगह जाया करते थे, पर माँ के कान में खबर पड़ने मात्र से ही उनका वहाँ आना जाना एकदम बंद हो गया। इतनी भी ताकत न थी कि मेरी सावित्री माँ का कहना न मानकर वहाँ चले जाएं। इतना कहकर बिहारी ने बड़े गर्व के साथ सरोजनी के मुंह की ओर देखा। सतीश के ऊपर और किसी स्त्री का इतना बड़ा अधिकार हो सकता है, यह सूचना सरोजनी के कलेजे में बाण की भांति बिंध गई। किंतु उसने धीरे धीरे पूछा, अच्छा बिहारी, उनसे इतना डरने की आवश्यकता सतीश बाबू को क्यों हुई? बिहारी जैसा समझता था वैसा ही बोला, मेरी माँ बड़ी गंभीर और प्रभावशालिनी प्रकृति की महिला है दीदी रानी। सिर्फ मेरे बाबू ही नहीं, डेरे के सभी लोग उनसे मन ही मन डरते थे। एक दिन की बात बताता हूँ। उस दिन बहुत रात को बाबू कहीं से शराब पीकर और शराब की एक बोतल साथ लेकर बासे को लौटे थे। उन्होंने सोचा था कि इतनी रात को सावित्री माँ निश्चय ही अपने डेरे पर लौट गई होंगी। मैं जग रहा था, दरवाज़ा खोल दिया। पूछा,
सावित्री चली गई है ना बिहारी? बोला, नहीं बाबू, आज वह नहीं गई है, यही है। यह सुनते ही शराब की बोतल सड़क पर फेंक दी और धीरे धीरे चोर की भांति डेरे में प्रवेश किया। मारे भय के सारा नशा पल भर में उड़ गया। बोलो तो दीदी रानी, उन्हें छोड़ क्या कोई कभी बाबू पर शासन कर सकता है? कुछ देर तक चुप बैठी रहने के बाद सरोजनी ने कहा, सतीश बाबू क्या अब भी शराब पीते हैं बिहारी? बिहारी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किंतु फिर शुरू करने में कितनी देर लगती है दीदी रानी। इसीलिए तो आज 2 दिन से केवल यही सोचता हूँ कि इस दुस्समय में यदि मेरी सावित्री माँ एक बार आ जाती। सरोजनी ने उत्सुक होकर जिज्ञासा की, क्यों बिहारी? बिहारी ने कहा, मैं बराबर देखता हूँ कि बाबू मन खराब होने पर ही शराब पीना शुरू करते हैं। एक उपेन बाबू से डरते हैं, किंतु उनके साथ भी न जाने क्या हो गया है। उस रात में वह डेरे पर आए, परंतु अचानक सावित्री माँ को आंखों से देखते हुए लौट गए। उसके बाद से कोई एक दूसरे का नाम भी नहीं लेता। तभी तो कहता हूँ दीदी रानी कि माँ को छोड़कर बाबू को और कौन संभाल सकता है। बिहारी उठ खड़ा हुआ और पाँव के पास झुककर प्रणाम किया तथा फिर से चरण धूलि लेकर कमरे से बाहर निकल गया। किंतु दूसरे ही क्षण एकाएक लौटकर हाथ जोड़ सामने खड़ा हो गया। बिहारी उसी तरह हाथ जोड़े हुए करुण स्वर में बोला, मैं अहीर गवान हूँ, उस पर बूढ़ा आदमी ठहरा। कुछ कहने की जगह यदि कुछ और कह जाऊँ तो मेरा अपराध न मानेंगे। सरोजनी की आंखों को फाड़कर आंसू आ गए, किंतु प्राण पर से उन्हें रोककर सिर हिलाकर सिर्फ इतना ही बोली, नहीं। बिहारी ने बड़े ही करुण स्वर में कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारी बात वह कभी टाल न सकेंगे। तुम भी इच्छा होने पर बाबू की असमय में रक्षा कर सकती हो, किंतु मेरा मन कहता है जैसे तुमने उनका त्याग कर दिया है माँ। बिहारी ने यह पहली बार ही सरोजनी को माँ कहकर संबोधित किया। अब सरोजनी के आंसू रुक न सके। दोनों आँखों से बड़ी बड़ी बूंदें बूढ़े के सामने ही झरझर गिरने लगी। उसने सिर हिलाकर शांत पर कठोर स्वर में कहा, नहीं बिहारी, तुम डरो मत, सावित्री के आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, किंतु मेरे द्वारा तुम्हारा कोई उपकार न हो सकेगा।